हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या है हमारा एजेंडा इस वीडियो का। तो यार इस वीडियो का हमारा टारगेट है कि हम समझ सकें कि क्या होता है भाई माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अब हमने एक लाइन देखी थी जब हम पुराने वीडियोस देख रहे थे कि एवरी सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर बट एवरी माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट अ सीपीयू। तो उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में पड़ेगी कि सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में क्या अंतर है। सिनोनिमसली भी यूज होते हैं, सेम यूजुअली यूज करते हैं लोग वर्ड माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और सीपीयू के लिए, बट डिफरेंस होता है। क्या होता है वो समझते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स। काफी सारे सिस्टम्स हम देख चुके हैं। ठीक है, अब उसमें एक क्लियर आइडिया लेना चाह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर कि क्या होता है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, चलिए तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई माइक्रो प्रोसेसर की क्या है। ओके, अ माइक्रो प्रोसेसर is a multi-purpose, programmable, clock-driven, register-based electronic device that reads binary instructions from a storage device called memory, accepts binary data as input and processes data according to those instructions and provide result as output. ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, पहले वो समझते हैं। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर इट इज अ मल्टीपर्पज, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हो आप एक माइक्रो प्रोसेसर से। प्रोग्रामेबल, उसको प्रोग्राम कर सकते हो किसी काम को करने के लिए। क्लॉक ड्रिवन, क्लॉक पे बेस्ड होता है। रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुकी है सब चीजें, राइट। एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दे रखे हैं, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट, आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। अब ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी और ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी सीपीयू के अंदर भी। तो भाई सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में क्या अंतर होता है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर होता है भाई माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में। जो अभी फिलहाल हम कंप्यूटर्स में सीपीयू यूज कर रहे हैं वो और माइक्रो प्रोसेसर में बहुत अंतर होता है। अगर आप मुझसे पूछो कि सर हमारे चारों तरफ माइक्रो प्रोसेसर्स कहाँ कहाँ हैं, तो आप अपने चारों तरफ देखिए। डेफिनेटली आप किसी रूम में बैठ के मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे होगे इस वीडियो को, तो अपने चारों तरफ देखो, आपको दिखेगा सामने एक स्विच। क्या वो स्विच एक माइक्रो प्रोसेसर है? या फिर फैन, क्या वो फैन एक माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं भाई, वो सब माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं है। तो फिर क्या है माइक्रो प्रोसेसर? क्या है माइक्रो प्रोसेसर? क्या जो फ्रिज हम यूज कर रहे हैं वो क्या माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं भाई, वो भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। जो आरओ अगर आप यूज कर रहे हैं तो आरओ क्या माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं भाई, वो भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हम यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली यूज कर रहे हैं, सब डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं। तो क्या वो माइक्रो प्रोसेसर है? तो यूजुअली लोग कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्या हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर होता है? नहीं, ये एक मिथ है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। तो क्या होता है भाई माइक्रो प्रोसेसर? तो भाई माइक्रो प्रोसेसर वो चीज होती है जिसको आप कुछ टास्क असाइन कर सको, प्रोग्राम कर सको और वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, जैसे कि भाई आपके पास वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो क्या है? वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ऑल पूरा मिला के वो एक माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। पर अभी एक आइडिया लीजिएगा जिसको प्रोग्राम कर सको, मतलब एक काम करवाना है उससे, रेपिटेटिव काम है जिससे वो खुद, मतलब ह्यूमन ड्रिवन, मतलब ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस पे रिलायबल नहीं है वो, या फिर वेट नहीं कर रही कि ह्यूमन के लिए कुछ चाहिए, मतलब ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन चाहिए तब हम करेंगे। स्टार्ट कर दो, बाकी फिर उसको आप लूपिंग पे डाल सकते हो, वो चीजें कर सकती है। जैसे ट्रैफिक लाइट देखते हैं आप, क्या है वो? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, या फिर आप रिमोट देखते हो, रिमोट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सो ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। या फिर अभी आप देख लो, चलो सपोज कि आप लोग ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वायरलेस ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है। सपोज आप लोग वॉचेस यूज कर रहे हैं, वॉचेस डिजिटल वाली, सॉरी क्या कहते हैं, एनालॉग वॉचेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके स्मार्ट वॉचेस की बात कर रहा हूं। वो क्या है? वो भी माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है और कैसे सीपीयू से अंतर है, मतलब सीपीयू से क्या डिफरेंस है? तो भाई सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर सेम चीज है, पर यह बात है कि हर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है। पर क्या माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सीपीयू है?
नहीं, माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सीपीयू नहीं है, और भी चीजें हैं बहुत। क्या है वो आपको भी इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे अगर कंटिन्यू करें तो ये तो यार बिल्कुल आपकी वो वाली डेफिनेशन है जो हमने सीपीयू में भी देखी थी, कि एक ऐसा डिवाइस जो मल्टीपर्पज हो, प्रोग्रामेबल हो, क्लॉक ड्रिवन हो, रजिस्टर बेस्ड हो। सीपीयू में भी रजिस्टर भी होता है, क्लॉक भी होता है, सब कुछ होता है, जो क्या करता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है, जिसको मेमोरी कहते हैं, उसको फेच करता है, उस बाइनरी को फिर इनपुट के फॉर्म में लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। ये तो सीपीयू भी करता है, ठीक है। तो ये सीपीयू आपके माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इसीलिए तो यही चीज करता है वो, ठीक है। पर आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं और आगे आपको समझ में आएगा कि सीपीयू से अलग कैसे होता है। तो सीपीयू से थोड़ा सा मर्ज करते हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर आल्सो नोन एज लॉजिक चिप इज एसेंशियली अ सिंगल चिप इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीपीयू। तो एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू, मतलब सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो हम क्यों माइक्रो प्रोसेसर नहीं कह दे रहे सीपीयू को, ठीक है, क्यों अलग अलग नाम हमने दे रखा है, क्यों सीपीयू ही कंटिन्यू कर रहे हैं वर्ड। पहले कहते हैं पहले सीपीयू कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, तो क्यों ऐसा है। तो आगे जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर नहीं होते, और भी होते हैं, पर साथ में एक रीजन और है। एक और रीजन क्या है कि भाई सीपीयू एक एलिमेंट है जो कैलकुलेशन करने का पार्ट करता है, मतलब उसमें एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, सब कुछ है, पर उसको जब आप सिंगल चिप में इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपका माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। और एक इस सिंगल ही चिप में आप बहुत सारे सीपीयूज भी लगा सकते हो, जिसमें कोर्स का कंसेप्ट आ जाता है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में कोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, वो भी हम करेंगे कवर, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर हम ये समझे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर जिसको लॉजिक चिप भी कहते हैं, वो एक सिंगल चिप इंप्लीमेंटेशन है किसका, सीपीयू का। मतलब सीपीयू का ही कंसेप्ट आपने एक सिंगल चिप में लगा दिया, ठीक है। A microprocessor contains all of a CPU's functions and can perform arithmetic and logical operations with registers. Definitely कर सकता है वो, ठीक है। However, a microprocessor's functions differ in some ways to a CPU. तो CPU मतलब माइक्रोप्रोसेसर वो सारे काम कर सकता है जो CPU कर सकता है, बट थोड़े से ऑपरेशंस डिफर करते हैं माइक्रोप्रोसेसर्स। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि माइक्रोप्रोसेसर एक बड़ा सर्कल है, ये माइक्रोप्रोसेसर है, उसके अंदर एक पार्ट है आपका सीपीयू। अब इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं वो भी अभी दिख जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी क्या होती है, ठीक है। आई होप ये वेन डायग्राम को क्लियर होगा कि हर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर नहीं हो, सही, हर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है, बट हर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं होता। सीपीयू क्या चीज है यार, सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो क्या करता है, बेसिक सारे ऑपरेशंस करने का काम करता है, पूरा सिस्टम कंट्रोल करने का काम करता है, बेसिक ऑपरेशंस करने का काम करता है, बेसिक लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने का काम करता है सीपीयू, ठीक है। पर क्या सीपीयू ही सब कुछ करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, और कोई प्रोसेस करने का काम नहीं करता? तो इसका मैंने आपको हिंट एक दे भी रखा है कि ऐसा नहीं होता है, और भी होते हैं प्रोसेसर्स। वो क्या होते हैं वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको हिस्ट्री से लिंक करते हैं कि भाई पहले क्या था और इसको हम सिंगल चिप में कैसे लेके आ पाए, ठीक है, वो उसको देखते हैं, ठीक है। सो अर्लियर पहले क्या होता था, so in earlier days a computer CPU used to occupy a large room or multiple cabinets. so पहले के समय में क्या होता था, सीपीयू जो था कंप्यूटर का वो बहुत बड़े बड़े कैबिनेट्स या रूम्स को ऑक्यूपाई करता था। रीजन क्या भाई, सबसे पहले हम आते थे मैकेनिकल। सबसे पहले अगर आपने इवोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, उसमें मैंने आपको पूरा ट्रांजिशन दिखाया है, समझाया है कि कैसे ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर्स का। तो उसमें मैंने आपको दिखाया सबसे पहले जो सीपीयूज थे वो कैसे थे, वो मैकेनिकल बेस्ड थे। अब मैकेनिकल कोई भी चीज आप बना रहे हो तो डेफिनेटली बहुत हैवी टीटी बनेगी, ठीक है, हैवी काम करने के लिए नहीं, साइज में हैवी टीटी बनेगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा साइज बनता था, बहुत बल्कि होता था, पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेते, पूरा कैबिनेट्स ऑक्यूपाई कर लेते थे। फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स का कांसेप्ट आया, वो भी बहुत बड़ा बहुत चीज ऑक्यूपाई करता था, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअली में कि पहले ये सब था तो बहुत दिक्कत आती थी, मतलब बहुत ज्यादा वो ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, उनकी पोर्टेबिलिटी तो थी ही नहीं, बल्कि उनको ऑपरेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। दे वर सो मच बल्कि, ठीक है। However, with advancement in technology, the physical size of CPU has reduced and it is now possible to place a CPU on a single microchip only. तो single microchip में हम put कर देते हैं किसको, CPU को, ठीक है। The amazing thing is that everything is on one chip. सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ एक ही चिप में है, उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। Prior, engineers built computers either from collections of chips or from discrete components, transistors, wired ones at a time.
ठीक है, एक समय पे ट्रांजिस्टर जो वायर से हम ज्वाइन करते थे वो भी थे। अब ट्रांजिस्टर्स का कंसेप्ट क्या है भाई, उससे पहले क्या होता था, तो वो चीज आपको समझाता हूं। तो यार पहले क्या होता था, जब मैकेनिकल चीजें थी तो ये सब चीजें समझ में आ गई ना कि क्या है। तो पहले तो जो है चीजें बहुत बल्कि हुआ करती थी, सीपीयू जो है बहुत बल्कि हुआ करते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ तो क्या हुआ, हम सीपीयू को एक सिंगल चिप में पुट करने लग गए। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगल चिप में सब कुछ था। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले भाई इंजीनियर्स अलग अलग चिप्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को मतलब कंबाइन करते थे, फिर चलाते थे। और इवन ट्रांजिस्टर्स को कभी कभार तो सिंगल वायर से भी कनेक्ट करना पड़ता था, ये भी समय था एक बार का। ठीक है, पर अब चीजें कैसे चेंज हुई वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जरा मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाता हूं। तो जैसे हमें पता है कि सीपीयू क्या समझता है, 0 1 समझता है। ठीक है, मतलब सीपीयू को क्या चाहिए, 0 और 1 चाहिए। अब 0 और 1 का क्या मतलब है, ठीक है, वो समझते हैं। तो यार सपोज ये आपकी वायर है ना, जो सीपीयू की तरफ जा रही है। ठीक है, अब सीपीयू को समझाना है 0 या 1। अब 0 1 का मतलब क्या है भाई, बहुत बेसिक सा मतलब है कि लो वोल्ट है अगर तो ये 0 है, और अगर हाई वोल्ट है तो ये क्या है, ये 1, सॉरी यस 1 है, ये हाई वोल्ट है तो 1 है। यही 0 1 होता है, हाई वोल्ट 1, लो वोल्ट 0। अब कंप्यूटर को 0 1 कैसे समझ में आता है, मतलब 0 1 से इतनी सारी चीजें कैसे समझ लेता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इनकोडिंग स्कीम्स है ना, पूरा नंबर सिस्टम हम उसमें देखेंगे कि कैसे ये 0 1 की मदद सब चीजें सीख लेता है। ठीक है, मतलब सिर्फ 0 1 लिख रहे हो, आप बातें कर पा रहे हो कंप्यूटर को, अपनी लैंग्वेज समझा पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो 0 1 की वजह से। सिर्फ 0 1 दे के कंप्यूटर को समझा के आप चीजें कर पा रहे हो। कैसे कर पा रहे हो, कैसे अल्फाबेट्स को आप 0 1 में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब 0 फॉर्म के बेसिस में समझा रहे हो, कैसे नंबर्स को 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके समझा रहे हो, वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर का वो फंडा नहीं है। फिलहाल ये समझिए कि ये एक कंप्यूटर है, यहां पे सपोज यहां पे एक कंप्यूटर बना हुआ है, इस कंप्यूटर को 0 1 समझ में आता है। अब वो 0 1 क्या है, वो 0 1 भाई 1 मतलब हाई वोल्ट है, 0 मतलब लो वोल्ट है, सिंपल सी बात ही। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये 0 और हाई वोल्ट का कंसेप्ट आया तो एक्चुअली में क्या हुआ, अब 0 1 सपोज कोई भी चीज आपको ट्रांसफर करनी है तो क्या होगा, तो एक्चुअली में ये लाइन है एक। ठीक है, अब इस लाइन को अगर मैं सॉरी उल्टा लिख दिया गया है, अगर मैं इस लाइन को हाई वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, यहां 0 नहीं, यहां 1 मिल जाएगा। अगर मैंने इसको हाई वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, सॉरी, तो 1 मिल जाएगा। तो इस पीसी या सीपीयू के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने यहां पर लो कनेक्ट कर दिया तो ये उल्टा लिख दिया है, लो मतलब 0 होता है, तो लो अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा इसके पास। ठीक है, अब इस तरीके से एक्चुअली आप हाई लो करते रहते हो, जिसकी मदद से क्या होता है कि कंप्यूटर को समझ में आता है कि आप 0 बोल रहे हो कि 1 बोल रहे हो। जैसे दिखाता हूं ट्रांजिशन, ठीक है, ये देखिएगा। तो अब इस तरीके से सपोज आपको डेटा ट्रांसफर करना है, इस तरीके से डेटा जा रहा है, तब ये लो हाई चलता रहता था। ठीक है, पहले मैकेनिकली करते थे, मैकेनिकली 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता था। ठीक है, आप लो वोल्ट हाई वोल्ट करते थे तो 0 1 0 1 मशीन को समझ में आता था। बट विद टाइम क्या हुआ, विद टाइम हमने वैक्यूम ट्यूब्स बनाई। ठीक है, जिससे ये क्या हुआ, अब देखो, अब मैकेनिकली अगर कोई स्विच करोगे, अब 0 1 मतलब ऐसे लो हाई करते रहोगे, तो सपोज अब 1 सेकंड में कितनी बार इसको हाई लो कर पाओगे, ठीक है, कितनी बार कर पाओगे कंपैरेटिवली, मतलब आप कितनी बार, मतलब मुश्किल से सपोज 5 बार कर पाओगे, 10 बार कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी आप चीजें नहीं कर पाओगे मैकेनिकली, तो मुश्किल आई। तो फिर हम बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की तरफ, कि मतलब हम चार्जेस का यूज करने लग गए। फिर से प्रॉब्लम आई, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स में फिर प्रॉब्लम आई, तो फिर हमने बनाया यार आपका क्या, फिर हमने बनाया सेमीकंडक्टर बनाया नहीं, मतलब सेमीकंडक्टर डिस्कवर हुआ, फिर सेमीकंडक्टर की मदद से डायोड्स बनाए, डायोड्स की मदद से ट्रांजिस्टर्स बनाए, तो फाइनली यार हमारे पास आ गया ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर एक्चुअली अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब 12th क्लास में फिजिक्स में बिल्कुल आखिरी में पढ़ोगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो ट्रांजिस्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स जो ये हाई वोल्ट, मतलब अब एक्चुअली क्या होगा, ट्रांजिस्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स पूरा पढ़ाया जाएगा, बट इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा कि कहां यूज करने वाले हैं इसको अपन। ठीक है, यहां आप डोपिंग करोगे, है ना, बायसिंग करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये लो और हाई वोल्ट में शिफ्ट कर सकता है। ये ट्रांजिस्टर्स लो वोल्ट और हाई वोल्ट में शिफ्ट कर सकता है, और इसको शिफ्टिंग में टाइम पता है कितना लगता है, माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। माइक्रो सेकेंड्स में ये हाई से लो वोल्ट शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, अब जब इतनी स्पीड हमें मिल गई कि भाई हम माइक्रो सेकंड्स में लो से हाई वोल्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। अभी मैकेनिकली अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकली हम क्या ले लेते हैं, हम एक स्विच को
चेंज करने में सपोज हम ले लेते हैं 1 सेकंड ले लेते हैं, सपोज कि हमें लो से हाई करना, बल्कि मैंने 10 पहले बोल दिया था कि 1 सेकंड में 10 बार हम स्विच कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप एक ही स्विच करने में 1 सेकंड ले लोगे, दूसरा स्विच करने में 1 और सेकंड ले लोगे, है ना, 1-1 सेकंड आपको, बल्कि 1 से भी क्या मतलब 5-6 सेकंड लग जाएंगे स्विच करने में, लो से हाई, हाई से लो, इस तरीके से करने में। ठीक है, फिर हमने वैक्यूम ट्यूब्स बनाई तो वो टाइम और कम हो गया, है ना, कुछ हम मिली सेकेंड्स में आ गए। ठीक है, फिर जैसे हमने ट्रांजिस्टर बनाया, ट्रांजिस्टर से क्या हो गया भाई, माइक्रो सेकेंड्स में आ गई ये स्पीड स्विचिंग की। तो अब इसी वजह से जो डेटा ट्रांसफर है ये बहुत तेज हो गया, और एक्चुअली आपका जो सीपीयू होता है, मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ट्रांसफर का, इसी तरीके से सीपीयू जो प्रोसेस कर पाता है वो भी जो 0101 की प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस है, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए, रेजिस्टर्स लगे हुए, बहुत सारी चीजें लगी हुई, कैपेसिटर्स वगैरह सब लगा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि वो ये जो चेंज है हाई से लो का, लो से हाई का बहुत जल्दी कर पा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से भाई वो बहुत जल्दी ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स हमारे पास आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए। अब ट्रांजिस्टर्स को हमने क्या किया, लिंक करना शुरू कर दिया वायर्ड मीडियम से। मतलब हमने क्या किया, अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को, सपोज ये एक ट्रांजिस्टर है, सपोज एक ये ट्रांजिस्टर है, एक ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर सपोज माइक्रो सेकंड्स में कर पा रहा है तो हम 2 लगा देंगे, तो वही ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन 2 ट्रांजिस्टर करेंगे तो डेफिनेटली जल्दी कर लेंगे। 3 लगाऊंगा तो और जल्दी कर लेंगे, 4 लगाऊंगा तो और जल्दी। जैसे सपोज एक दीवार बनानी है, एक दीवार एक इंसान बना रहा है तो वो कुछ टाइम लेगा, 2 बनाएंगे उसी दीवार को तो जल्दी बना लेंगे, 3 बनाएंगे तो और जल्दी बना लेंगे, 4 बनाएंगे तो और जल्दी बना लेंगे। जितने ज्यादा लोग लगते जाएंगे एक ही काम को करने में, उतना वो जल्दी होता जाएगा काम। बस वैसे ही कुछ यहां पर भी है कि आप एक ट्रांजिस्टर से एक काम कर पा रहे हो, ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगा दोगे तो वो और जल्दी काम होने लगेगा। अब मतलब इनसे काम कराने के लिए हमने इनको वायर से ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो पहले ऐसा होता था, ट्रांजिस्टर्स आ गए, हमने उनको वायर से ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, पर दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया। इसकी वजह से चीजें बहुत डिले हो रही थी और बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं आ पा रहा था, बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा कितने कनेक्ट कर लोगे आप, 10 कनेक्ट कर लोगे, 20 कनेक्ट कर लोगे वायर से, है ना, फिर अगेन ये बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाएंगे। तो फिर हम आए एक कंसेप्ट पे, दैट वाज चिप्स, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पे आए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब भाई एक चिप में जो सिलिकॉन बेस्ड है, अब इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फिट हैं, और जैसे जैसे आप इसमें और ज्यादा ट्रांजिस्टर्स, मतलब जैसे जैसे हमारे पास मशीन्स आती गई तो हम इसमें और ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट कर पाए। ठीक है, एक ही चिप पे हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फिट कर पाए। इस वजह से क्या हुआ कि भाई हमारा ये जो क्या कहते हैं, जो ऑपरेशंस करने के लिए ट्रांजिस्टर्स की जरूरत थी, वो अब 1, 2, 3 या 100 पे लिमिटेड नहीं रह गई। बढ़ते फिलहाल हम बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं एक सर्किट पे। फिलहाल के समय में एक चिप पे हम बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं। कैसे ट्रांसफर, मतलब कैसे चेंज हुआ, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा टेबल के फॉर्म में। पर जस्ट इमेजिन कि आज की दुनिया में जो आप प्रोसेसर्स यूज करते हो, i7 यूज करते हो, i9 यूज कर सकते हो अगर आप बहुत अफोर्ड कर पाते हो तो i9 इंटेल के इंटेल कोर i9 प्रोसेसर्स यूज करते हो, i7 i5 यूज करते हो, कुछ लोग i3 यूज करते होंगे। ठीक है, कुछ लोग राइजन के वर्जन सीरीज यूज करते होंगे, AMD राइजन के सीरीज। ठीक है, उनमें कितने प्रोसेसर्स, कितने ट्रांजिस्टर्स फिट हैं एक प्रोसेसर में, भाई बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं उसके अंदर। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो चीज आपकी पॉसिबल नहीं थी, मैकेनिकली वायर से कनेक्ट करके पॉसिबल नहीं थी, वो इस इंटीग्रेटेड सर्किट ने क्या कर दी, बहुत सिंप्लीफाई कर दी। तो इसीलिए भाई इस आईसी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी के बस इन्वेंशन के बाद फिर क्या हुआ कि बूम आ गया कंप्यूटर इंडस्ट्री में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग गए, हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा होने लग गया उस कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, लोगों को अवेलेबल होने लग गए वो कंप्यूटर्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ये जो पीसी है ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लग गया और ये इसकी इंडस्ट्री ने बूम कर दिया। फिर प्रोसेसर्स में इंप्रूवमेंट आने लग गया, फिर हम बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट करने लग गए। तो उसकी हिस्ट्री अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो सब चीजें हुई। अभी फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्चुअली में डेटा ट्रांसफर हुआ है, कैसे कैसे चेंज करके हम माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली है क्या, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, ठीक है, सो हाउ डज अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क। सो द माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज अ सीक्वेंस, फेच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। तो एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करता है, क्या, पहले फेच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। सिंपल सा काम ये करता है। अब होता क्या है देखो,
तो यार जैसे हमने अभी तक कंसेप्ट देखा ना, मतलब अभी हम माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा कि सीपीयू के अलावा भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, तो बट है वो प्रोसेसर्स, मतलब प्रोसेस करने का काम ही करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक बहुत ही बेसिक सा माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ले लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक सिस्टम है जिसमें क्या क्या होता है यार, जिसमें आपने सीपीयू में पढ़ा है कि एक तो आपका सीपीयू होता है जिसको हम अभी फिलहाल क्या कह रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर तो सिंबल की फॉर्म में अगर मैं बता दूं तो ये माइक्रो हो गया, ये प्रोसेसर हो गया, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया, राइट। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है भाई, कनेक्टेड होता है किससे, मेमोरी से। तो उसको मैंने मेमोरी से कनेक्ट कर दिया, और यहां नीचे क्या होता है फिर आपके पास इनपुट आउटपुट होता है, तो यहां मैंने इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट कर दिया। अब आप लोगों को सबको पता है कि अब ये मेमोरी एक्चुअली में किसी और चीज से भी कनेक्टेड है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। अब वो सेकेंडरी मेमोरी से यहां पे क्या होता है, मेमोरी में कुछ कोड्स लोड होते हैं, इस तरीके से कुछ लो कोड्स लोड होते हैं, ठीक है। तो वो यहां पे आ गया। अब इसके वजह से माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा भाई। सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा। फेच मतलब क्या होता है, फेच मतलब यहां जो मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो क्या करना, माइक्रो प्रोसेसर में लोड करना। इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इस प्रोसेस को मैं कहता हूं फेच, ठीक है। अब ये एक एक इंस्ट्रक्शंस एक एक करके फेच होते हैं मेमोरी में, मतलब आपको पता है मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, सिर्फ मेमोरी लिखा हुआ है मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। अगर एक्सटर्नल स्टोरेज या स्टोरेज लिखा हुआ है तो एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। फिलहाल हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम और रोम दोनों आ जाते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो रैम की करते हैं, क्योंकि रोम का तो सिर्फ इनिशियल बूटिंग में काम होता है या इनिशियली काम करने में काम होता है जब स्टार्ट करते हैं पीसी, उसके बाद तो रैम का ही काम रह जाता है मोस्टली, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे जो मेमोरी कह रहे हैं उसको रैम समझिएगा। तो रैम में आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज से, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आपके इंस्ट्रक्शंस लोड हो गए, क्या परफॉर्म करना है। तो फिलहाल इस प्राइमरी मेमोरी में आपके सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, एक एक करके एक एक इंस्ट्रक्शन क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर में लोड होगा। एक एक करके एक एक प्रोसेसर, सॉरी, एक एक करके एक एक इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर में लोड होगा। इस प्रोसेस को मैं कहता हूं फेच, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर आपकी मेमोरी की मदद से क्या करता है, चीजों को फेच करता है। अब इसके बारे में भी हम चीजें पढ़ चुके हैं कि ये होता किसकी मदद से है, ये होता है बसेस की मदद से, 3 बसेस की मदद से। 3 कौन कौन सी बसेस भाई, सबसे पहले होते हैं आपके एड्रेस बस। तो ये अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं एक बार फिर से, ठीक है, क्विक रिकैप टाइप, ठीक है। तो ये हमारा भाई मेमोरी है, ठीक है, यहां नहीं लिखता हूं मैं, मेमोरी नीचे लिखता हूं, ठीक है। ये आपकी मेमोरी है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी से फेच करेगा किसको, इंस्ट्रक्शंस को। तो अब इंस्ट्रक्शंस कैसे फेच होंगे भाई, तो बहुत सिंपल सा काम है इसको फेच करने का, ठीक है। फेच करने के लिए सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या देगा, एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि भाई कौन से एड्रेस है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है, ठीक है। तो यहां एक्चुअली मेमोरी में क्या होता है, 2 अलग अलग सेक्शन, मान लो कि 2 अलग अलग सेक्शन होते हैं। एक होता है भाई एड्रेस और एक होता है डेटा, जो डेटा लेना है, ठीक है। तो सपोज मैं कह रहा हूं कि यहां पे अभी फिलहाल इस तरीके से 0 1 2 3 सेक्शन है, ठीक है। तो 3 एड्रेसेस भी हैं। सपोज इसका 100 है एड्रेस, इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है एड्रेस, ठीक है। अब इसमें डेटा क्या स्टोर्ड है, सपोज इसमें डेटा ए स्टोर्ड है, इसमें डेटा बी स्टोर्ड है, इसमें डेटा सी स्टोर्ड है, इसमें डेटा डी स्टोर्ड है, सपोज, ठीक है, कैरेक्टर स्टोर्ड है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा यूजिंग व्हाट, यूजिंग एड्रेस बस, ठीक है। यहां पे एड्रेस होगा किसका, यहां पे एड्रेस होगा उस डेटा का जो फेच करना है। तो अब क्या हो गया, यहां पे उस डेटा का एड्रेस होगा जिसको फेच करना है। तो सपोज मैंने यहां पे एड्रेस दे दिया 101 का, तो 101 से डेटा उठेगा, यहां से ये डेटा उठेगा और ये डेटा क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्या एड्रेस बस से डेटा ट्रांसफर होगा, नहीं। तो एड्रेस बस से क्योंकि डेटा ट्रांसफर नहीं होगा तो हमें एक्चुअली में जरूरत क्या पड़ती है, हमें एक और बस की जरूरत पड़ती है जो क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को उसमें भी सीपीयू, सही, मेमोरी में भी डेटा ट्रांसफर करना पड़ सकता है सेव करने के लिए, और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को डेटा फेच भी करना हो सकता है। तो दोनों के लिए इसी वजह से आपने देखा हुआ है कि मेमोरी बस क्या होती, सॉरी, डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो डेटा बस यहाँ पे फिलहाल बाई डायरेक्शनल है। तो क्या होगा, अब ये जो डेटा है ये इस डेटा बस में लोड होगा और इस तरीके से यहां से डेटा ट्रांसफर होगा यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर दैट कंसेप्ट ओनली, जो भी हमने देखा, ठीक है। तो अब डेटा ट्रांसफर हो गया, अब डेटा तो आ गया इसके पास, है ना, क्या करना है,
क्या चीज करनी है वो कैसे पता चलेगा? तो वो एक्चुअली में आपको पता चलता है कंट्रोल बस की मदद से, और वही एक्चुअली में काम आपका डिकोड का भी होता है। ठीक है, डिकोड का भी होता है और वही आपका एक्चुअली कंट्रोल बस भी करता है। मतलब कंट्रोल बस क्या बताता है? कंट्रोल बस बताता है कि इस डेटा के साथ करना क्या है। ठीक है, मतलब डिकोड तो चलो अभी बात की बात हो गई, डिकोड को हम गलत चीज से मिक्स कर रहे हैं, डिकोड अभी बात की बात है। फिलहाल ये समझिए कंट्रोल बस को स्पेसिफिकली समझते हैं, फिर डिकोड को समझेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल बस क्या करती है? कंट्रोल बस यहां से ये बताती है कि भाई इस डेटा का करना क्या है, इसको रीड करना है कि राइट करना है। अब एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन में आप चीजों को लिख भी सकते हो और वहां से ले भी सकते हो। तो फिलहाल जैसे हम डेटा को ले रहे हैं तो ये कंट्रोल बस हमें ये बता देगी या इस मेमोरी को बता देगी भाई यहां से डेटा उठा लो। अब डेटा उठा लिया, डेटा मिल गया, यहां से डेटा आ गया, इंस्ट्रक्शंस आ गए। अब इंस्ट्रक्शंस जो आ गए, इंस्ट्रक्शंस तो यहां पे आ गए, पर अब इन इंस्ट्रक्शंस का करना क्या है? इससे क्या करना है? इसमें हो सकता है ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। उसमें से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? तो वही नेक्स्ट काम होता है भाई डिकोड का। ठीक है, डिकोड में क्या करते हैं? हम ये पहचानते हैं, अच्छा इसके अलग सर्किट्स आते हैं। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आगे जाके आप देखोगे कि इसके अलग ही सर्किट्स आते हैं डिकोड करने के, इनकोड करने के, है ना, वो सब आप देखोगे। ठीक है, तो एक सर्किट है, समझ लो कि एक तरीका है जिसकी मदद से ये माइक्रो प्रोसेसर ये समझ पाता है कि ये है क्या, ऑपरेशन क्या है। तो डिकोड करने का काम होता है यहां पे, जिसमें हम क्या करते हैं? हम ये समझते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, डिवीजन करना है, तो वो यहां से समझते हैं। तो अब वो एक बार इसको पता चल गया कि भाई क्या क्या ऑपरेशंस करना है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। अब एक सिंपल सा, मैं आपको बहुत सिंपल सा क्या कहते हैं तरीका बताता हूं जिसकी मदद से आपका डिकोड का काम होता है, मतलब कैसे डिकोड करेंगे। एक बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो एक्चुअली में भी आपके सिलेबस में नहीं, आगे के पढ़ोगे, बट एक मैं इंट्रोडक्शन बताता हूं कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज इसको डिलीट कर देता हूं मैं पूरे को और आपको समझाता हूं कैसे एक्चुअली वो ऑपरेशंस होते हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। डिकोड एक बार समझना चाहते हैं तो लॉजिक आपको थोड़ा बहुत बिल्ड करना स्टार्टिंग से शुरू कर दोगे आप कि क्या लॉजिक है। ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या है यार, सपोज आपको डिकोड करना है किसी भी चीज को। ठीक है, तो सपोज ये एक डिकोडर करके एक मशीन है जो क्या करता है, सपोज इनपुट लेता है, आपको चार चीजों में मतलब डिफरेंशिएट करना है, किसमें? एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में। सपोज चार चीजों में डिफरेंशिएट करना है। तो अब आप क्या करोगे यार, आपके पास चार वायर्स हैं, मतलब चार आउटपुट्स हैं। ये क्या है? ये एडिशन है। ये क्या है? ये सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है? ये डिवीजन है। अब इतना सिंपल से सर्किट बनता है, जो मैं बता रहा हूं ना, यही सर्किट्स बनते हैं। कैसे अंदर वर्क करता है वो आपका बात की बात है, फिलहाल सर्किट्स कुछ ऐसे ही बनते हैं। अब हमें ये चार चीजें अटेन करनी है, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें? तो यार एक्चुअली हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहां पे क्या चाहिए? हमें दो इनपुट्स की जरूरत है। मतलब क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस में हमें दो बिट की जरूरत पड़ेगी ये पहचानने में कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑल तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये जो मैं अभी कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ये हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि थियोरेटिकली काम कैसे करते हैं। कुछ रॉकेट साइंस चीज नहीं होती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बहुत बेसिक सा फेनोमेनन यहां एग्जिस्ट करता है जो चलता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। तो इनपुट सपोज हमारे पास दो हैं। ठीक है, अब इस इनपुट में या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हमने ये बना दिया, एक मशीन बना दी, एक सर्किट बना दिया, जिससे कि अगर दोनों ही इनपुट 0 आए तो यहां ले जाओ, मतलब ऐड कर दो, उसका मतलब ऐड समझ लो। अगर यहां पे ये राइट वाला, ठीक है, आपके लिए लेफ्ट हो, मतलब मेरे लिए तो लेफ्ट है फिलहाल, ठीक है, लेफ्ट वाला अगर सपोज 1 है तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 1 पे सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर अगर राइट वाला 1 है तो 1 0 पे मल्टीप्लाई कर लो, और अगर दोनों 1 है 1 1 पे तो डिवीजन कर दो। इस टाइप का एक बहुत सिंपल से सर्किट बनता है, और यही सर्किट्स बनते हैं आगे। ठीक है, एंड मतलब अभी हम इन सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनाती है, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तब आपको ये चीज और समझ में आएंगी, बट इतना बेसिक सा ही कंसेप्ट होता है। तो डिकोड में हम ये करते हैं, फेच कर लिया, डिकोड कर लिया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारा काम चल गया। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर्स काम करते हैं। ठीक है, और यही एक सीपीयू का भी काम है, पर सिर्फ सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है ये गलत है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है यार आपका इवोल्यूशन, कि भाई माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे मैंने अभी आपको इवोल्यूशन समझाया ना, वो इवोल्यूशन हम डेटा के बेसिस पे देखेंगे कैसे इवोल्यूशन हुआ।
ठीक है। तो एक्चुअली में यार ट्रांजिस्टर्स बने थे कहां पे, थोड़ा सा डेटा भी नोट कर लो यार चीजें, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए थे 1948 में, ठीक है। कब एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं आपकी कि 23 दिसंबर 1947 बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ था। फिर आईसीस कब इन्वेंट हुए थे, आईसीस मतलब इन सब ट्रांजिस्टर्स को एक ही सर्किट में इंटीग्रेट कब कर दिया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कब बने थे। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने थे भाई 1958 में, ठीक है। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स ने बनाया था ये, कहां, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जे किल बी ने बनाया था इस चीज को, किसको, आईसीस को, ठीक है। फिर फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कब इन्वेंट हुआ, तो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर का इन्वेंट किया इंटेल ने, इंटेल का फुल फॉर्म, अब इंटेल तो सब लोग यूज करते हैं अभी भी। आप कहोगे सर इन्वेंट भी इंटेल नहीं किया था, हाँ भाई इंटेल ने ही इन्वेंट भी किया था और अभी भी आप इंटेल ही यूज करते हो। मतलब इंटेल जो है मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है पता नहीं कितने सालों से, ठीक है। मतलब बहुत स्टार्टिंग से, जब क्योंकि इन्वेंशन इन्होंने करी थी उसके बाद से अभी तक इंटेल ही कैप्चर करके बैठा, मतलब डिकेड्स होगा इनको कैप्चर करे हुए मार्केट को, ठीक है। और अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटेल, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है इंटेल पे ही जाते हैं जब प्रोसेसर की बारी आती है। ऑल्दो अवेयरनेस जग रही है, अलग अलग जगह जा रहे हैं लोग, ठीक है, बट इंटेल अभी भी पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। इंटेल का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई इंटेल का फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये कैसे चेंज हुए, कैसे इन्वेंशन, कब क्या हुआ, फिर क्या बढ़ा आगे, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो था इंटेल का 4004 या 4040, दोनों नाम थे, ठीक है। 4004 या 4040, अब इसकी भी बहुत अलग कहानी है, ठीक है। तो वो कभी देख सुनेंगे, अभी अपने काम पे ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, उसकी कहानी सुनाने लग गया तुम्हें, ठीक है। तो 4004 और 4040 में, मतलब 4040 नाम था सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का जो 1971 में इन्वेंशन हुआ था। तो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन कब हुआ भाई, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ 1971 में। आईसीस कब बन गए थे, आईसीस बन गए थे 1958 में। अब आईसीस के बाद जैसे जैसे भाई आपके मशीनरी में इन्वेंशन आया, चीजें बड़ी इन्वेंट हुई, आगे आगे बढ़ी, मतलब टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ा, तो तब एक्चुअली 1958 के बाद 1977 में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया। उस समय उसकी क्लॉक स्पीड क्या थी भाई, उस समय उसकी क्लॉक स्पीड थी 740 किलोहर्ट्ज। अब क्लॉक स्पीड के बारे में मैंने बताया आप लोग को, राइट, क्लॉक स्पीड मैंने आपको बता रखा है, ये डायरेक्टली ये बताता है कि कितने इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट कर सकता है आपका सीपीयू, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा कि स्पीड कैसे कैसे बढ़ी है। अभी किलोहर्ट्ज में है 740 किलोहर्ट्ज, आगे देखना कैसे कैसे चेंज हुई है स्पीड, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ेगा, ठीक है। और बल्कि क्लॉक स्पीड को मैं अभी फिर से समझाऊंगा माइक्रो प्रोसेसर के टर्म्स में, ऑल द सेम चीज है पर फिर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड इसकी कितनी थी, 740 हर्ट्ज थी। इसमें ट्रांजिस्टर्स कितने लगा रखे थे भाई, सबसे पहले ही उसमें 2300 ट्रांजिस्टर्स है, 2300 ट्रांजिस्टर्स फिट थे भाई। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की कहानी है ये, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 या 4040 में ही 1971 में जो इन्वेंट हुआ उसमें 2300 ट्रांजिस्टर है। आगे देखो कितना बढ़ के कहां पहुंचोगे, देखना आगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर आया 8008 1972 के आसपास, जो आपका 500 किलोहर्ट्ज जिसकी क्लॉक स्पीड थी। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें 3500 है, 3500, थोड़ा सा चेंज आया, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज आया। फिर 8080 में, मतलब 8080 की इन्वेंशन हुई। फिर 1974 में 8080 इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जिसकी स्पीड थी आपकी क्लॉक स्पीड थी 20 मेगाहर्ट्ज की, जिसमें 6000 ट्रांजिस्टर्स फिट थे। फिर आगे आए, अब ये जो थे यार बहुत वीक ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है, बहुत मतलब बहुत बेसिक्स ऑपरेशन कर पाते थे, ये सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कर पाता था। और फिर जैसे जैसे इन्वेंशन हुई और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग गए। पर इसके बाद ये जो 8085 या 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, यहाँ से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इवन आपको ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी 8085 कैसे वर्क करता है, 8086 कैसे वर्क करता है, ये आपके इवन सिलेबस में रहेगा और आगे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ाए जाएंगे। बट बेसिक जो स्टार्ट करा जाएगा वो 8085 और 8086 से करा जाएगा। 8085 जिसको 8086 भी कहते हैं या 8085 और 8086 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ठीक है। और ये यहां से थोड़ा सा रिमार्केबल चेंज आने लग गया। और यार ये जो प्रोसेसर्स है ना, ये बहुत इनिशियल प्रोसेसर्स है, ठीक है, बहुत इनिशियल प्रोसेसर्स हैं। पर ऐसा नहीं है कि बेकार हो गए, ये प्रोसेसर्स भाई अभी भी यूज होते हैं। आप कहोगे यस, ये अभी भी यूज होते हैं 8085 या 8086 प्रोसेसर्स, अभी भी
कहाँ? तो यार जो अलग अलग सर्किट्स है, अगर आपके चारों तरफ आप देखो, अलग अलग जो स्मॉल स्मॉल सर्किट्स है जो प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जैसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल आपके ट्रैफिक लाइट का। तो ट्रैफिक लाइट में कंटिन्यूअस ट्रांजिशन होता है, रेड से येलो, येलो से ग्रीन, एक लूप बनता है, तो थोड़े पीरियड के लिए रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, वहां प्रोग्रामिंग होती है। वहां आपको बहुत हैवी ड्यूटी प्रोसेसर्स की जरूरत नहीं है कि भाई i9 लाकर फिट कर दिया उसके अंदर, i9 लाकर फिट कर दिया तो वहां टिकेगा ही नहीं वो, राइट? इंडिया में वो टिकेगा ही नहीं, राइट? तो उस समय हमें जरूरत पड़ती है एक बहुत बेसिक से माइक्रो प्रोसेसर की, जो बहुत सस्ता आता हो और वो बेसिक से ऑपरेशन काम कर सके, मतलब परफॉर्म कर सके। रिमोट ले लो, आपके रिमोट्स ले लो, उसमें रिमोट में भी जो माइक्रो प्रोसेसर फिट होता है बहुत बेसिक सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है? इसलिए तो कितने 200-300 रुपए का रिमोट आता है, ठीक है? काफी जगह तो फ्री आता है, राइट? तो इसीलिए वहां पे जो बहुत बेसिक सी मशीनरी है, जो बेसिक से आप डिवाइसेस को यूज कर रहे हो, जिसमें ध्यान देना लॉजिक लग रहा है, वहां पे जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगते हैं वो बहुत बेसिक से माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जो यही है, जिनकी जो अगर आप क्लॉक स्पीड या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात करो बहुत कम होते हैं। 8085 की अगर बात करो 3 मेगाहर्ट्ज से सिर्फ, ट्रांजिस्टर्स की बात करूं तो 6500 है। 8086 की बात करूं तो अलग अलग वैरायटी थी, 4.77 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज तक भी गया था, ठीक है? और इसमें सिर्फ 29,000 ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है? तो इसीलिए भाई ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, वो बेसिक मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, वो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये ट्रांजिस्टर्स बहुत है। और यस, वहां सॉरी ट्रांजिस्टर्स कह रहा हूं, ये माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत है। और आप कहोगे कि वहां पे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यस भाई, वहां पे माइक्रो प्रोसेसर्स ही होते हैं। जहां पर भी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ रहा है, लॉजिकल चीजें चल रही हैं, मतलब एक कोई लेबर वर्क नहीं हो रहा है, एक लॉजिकल चीज चल रही है, ठीक है? वहां पर एक्चुअली में आपको जरूरत पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर की, जहां पे आपको प्रोग्राम करने की जरूरत है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम करने की जरूरत है, वहां जरूरत पड़ती है भाई इसकी, किसकी? माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है? तो ये भाई अभी भी बनते हैं। आप सोचो भाई, कितने रिमोट से मार्केट में, कितने ट्रैफिक लाइट से मार्केट में, तो वहां पे उनको ऑपरेट करवाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बस ये चीज है। इसके बाद अगर आप आ जाओ तो फिर 8088 में 1979 में, सॉरी 8088 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का ये सब, ठीक है? 1979 में इन्होंने लॉन्च किया, 6 मेगाहर्ट्ज उसकी स्पीड थी, उसमें 10,000, एक्चुअली 10,000 नहीं 1 लाख क्या थे? ट्रांजिस्टर्स फिट थे। और भाई यहां से एक्चुअली बहुत चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि यहां तक जो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हो रहे थे, दोज वर नॉट अवेलेबल। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था 8088, ये बहुत सिग्निफिकेंट था, बिकॉज यहां से कोलैबोरेशन हो गया था किसका? इंटेल का और किसने? जिसने सबसे पहला आपका पीसी निकाला, पर्सनल कंप्यूटर निकाला फॉर क्या कहते हैं आपके जनरल पर्पस के लिए, मतलब घरों में पाए जाने लग गया वो पीसी। कौन था वो कंपनी? IBM थी, आपको बताया था मैंने, इवोल्यूशन में बताया था, ठीक है? तो IBM और इंटेल का कोलैबोरेशन यहां से शुरू हो गया। तो IBM ने इंटेल के प्रोसेसर्स को अपने अंदर किया। तो IBM तो पेरिफेरल डिवाइस बनाने वाली मशीन थी, उसके अंदर का जो प्रोसेसर बनाया था वो इंटेल ने बनाया था, ठीक है? सो 8088 एक्चुअली आपका उस पीसी में पाया जाता है जो सबसे पहले रिलीज हुआ, ठीक है? तो 1979 में ये बन गया था, 1981 के आसपास वो सबसे पहला पीसी रिलीज हुआ था, तो उसमें यही था 8088, ठीक है? इसकी स्पीड थी 6 मेगाहर्ट्ज, 1 लाख ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर फिट थे। और आगे तो भाई कहानी बढ़ती चली गई और चीजें बढ़ती गई। फिर इसके बाद आ गया आपका 880-286, ठीक है? अब ये 86 वैरायटी के ही है, ठीक है? इसलिए आप कभी कभार देखते हो कि X86, तो उसका मतलब यही होता है कि भाई वो 86 उसके हैं, ठीक है? सो 80286 जो है वो 1982 में रिलीज हुआ। इसकी स्पीड थी 8 मेगाहर्ट्ज। इसमें कितने ट्रांजिस्टर्स थे? इसमें 1,34,000 ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है? फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, सो 80386 की बात करूं तो 1986 में रिलीज हुआ। धीरे धीरे बढ़ते जा रही चीजें, है ना? धीरे धीरे चेंज देखना। 80386 में 1986 में रिलीज हुआ, 16 से लेके 33 मेगाहर्ट्ज की स्पीड थी, 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स थे। फिर इंटेल 80486 आया 1986 में, तो 16 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज की स्पीड थी, इसमें 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स पहुंच गए, एक ड्रास्टिक चेंज। फिर पेंटियम आया, पेंटियम प्रोसेसर आप लोगों ने देखा होगा, पेंटियम की पूरी सीरीज आई थी, तो वो 1993 के आसपास रिलीज हुई थी, 66 मेगाहर्ट्ज के आसपास की स्पीड थी उसकी, 50 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे। अब चेंज देखना क्या हुआ। इससे पहले कितने ट्रांजिस्टर्स थे? 1 लाख तक पहुंचे थे। मैक्सिमम स्पीड कितनी पहुंची थी? 6 मेगाहर्ट्ज पहुंची थी। इसके बाद जब हम आगे आए 6 और 1 लाख के बाद 8 पहुंच गए, फिर 1,34,000, फिर 8 से 16 से 16 से लेके 33 मेगाहर्ट्ज, है ना, 2 लाख
75,000, फिर 16 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स, फिर 66 मेगाहर्ट्ज 50 मिलियन ट्रांजिस्टर्स। कहाँ 82 से 86 से फिर वही उसी 1986 में आसपास ही फिर 93, इतने सालों में ये चेंजेस आ गए। ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी पेन गिर जाता। चलो ये समझ में आया। तो पेंटियम, अब पेंटियम के बाद नेक्स्ट क्या है भाई? पेंटियम के बाद नेक्स्ट आ गया भाई इंटेल कोर। इंटेल कोर 2, अब इंटेल कोर प्रोसेसर यूज हो गए, और इंटेल कोर के बाद आप देखो तो आजकल हम i3, i5, i7, i9 यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसमें ये 2006 में इंटेल कोर 2 की इन्वेंशन हुई, फिर 2007 में, 2009 में, 2010 में, इस तरीके से बढ़ते चले गए, और इनकी क्लॉक स्पीड अगर आप देखो तो गीगाहर्ट्ज में पहुंच चुकी है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज में पहुंच चुकी है, गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, सो गीगाहर्ट्ज में 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज, फिर ऐसे ही इनकी अलग अलग वेरिएशन में स्पीड थी। ठीक है, मिनिमम जो स्पीड है 2.2, 2.4, 2.93 ये बढ़ती चली गई। इसकी मिनिमम 1.2 थी, इसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये जब आप सीपीयू खरीदने जाते हैं तब भी, या फिर सॉरी सीपीयू क्यों खरीदेंगे आप, जब आप लैपटॉप या पीसी खरीदने जाते हैं तो इन स्पीड्स का ध्यान रखिए। जितने ज्यादा स्पीड होगी क्लॉक स्पीड, उतनी ही ज्यादा इंस्ट्रक्शंस वो परफॉर्म कर पाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अच्छे काम, मतलब हेवी ड्यूटी काम कर पाओगे उसमें। ठीक है, जल्दी होगा आपका, चीजें रिस्पॉन्ड करेंगी जल्दी। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसर्स की बात करूं तो भाई 291 मिलियन ट्रांजिस्टर्स पहुंच गए थे इंटेल कोर 2 में, और अगर मैं i3, i5, i7 की बात करूं तो बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर यूज होते हैं। बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कहां से शुरू किया था हमने? कुछ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर से शुरू किया था, और उससे पहले तो हम उनको भी यूज नहीं करते थे, हम वायर से कनेक्ट करते थे ट्रांजिस्टर्स को। चेंज जैसे जैसे चेंज आता गया, तब हमने क्या किया, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट कर दिए एक आईसी में। सोचो, तो इस तरीके से भाई चेंज आया, और इसी चेंज को मैं जनरेशन के फॉर्म में देखता हूं। तो आपके भी सिलेबस में ये तो नहीं है, बट जनरेशन से। ठीक है, ये तो मत इतना ध्यान दो, ये तो मैंने आपको सिर्फ चेंज करने के लिए दिखाने के लिए दिखाया है। अभी मैं आपको इसका जनरेशन दिखाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वहां देखना, वहां इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम भी दिया जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे क्या है। आई होप यहां तक आपको इवोल्यूशन समझ में आएगा, किस तरीके से चेंजेस हुए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यार आपके पास स्पेसिफिकेशंस के। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं? बार बार हम स्पीड कह रहे हैं, बाकी ये सब चीज़ हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। So microprocessors are classified on the basis of different features which include chip type, word size, memory size, clock speed, etc. बहुत सारे, जिसमें से हम कुछ देखने वाले हैं अभी। जैसे कि सबसे पहला आपका है वर्ड साइज। वर्ड साइज क्या होता है? अब वर्ड साइज मैंने आपको बता रखा, वर्ड क्या है कि जितने बिट्स हैं, अलग अलग बिट्स का कलेक्शन जब आप बना लेते हो तो आपको वर्ड साइज मिलता है। ठीक है, सो वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। तो अब आपने एक कलेक्शन बना लिया बिट्स का, ठीक है, तो उसको आप वर्ड कह रहे हो। वो वर्ड हो सकता है 1 बाइट का हो सकता है 1 केबी का हो सकता है 1 एमबी का हो, कितने का भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर मैं माइक्रोप्रोसेसर के टर्म्स में बात करूं तो वर्ड साइज क्या होता है भाई? वर्ड साइज ये होता है जितना वो डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है, मतलब जितने बिट्स एक बार में प्रोसेस कर सकता है उसको हम कहते हैं वर्ड साइज। तो जैसे सपोज मैंने कहा कि एक वर्ड 8 बिट का है, तो ये माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट्स एक बार में क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अर्लियर अ वर्ड वाज ऑफ 8 बिट्स एज इट वाज द मैक्सिमम लिमिट एट दैट टाइम। तो पहले जो बिट होती थी वो 8 बिट होती थी, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट थी उस समय। अभी की अगर बात करूं एट प्रेजेंट, द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट और मैक्सिमम तो भाई 64 बिट पहुंच चुकी है। तो 64 बिट्स मतलब देखो, ये ध्यान रखना कि 64 बिट अगर साइज पहुंच चुका है, 16 बिट अगर पहुंच चुका है, तो ये क्या मतलब है? तो यार ये मतलब ये है कि जो बसेस हैं, जो डेटा बस है, एक्चुअली में डेटा बस जो कनेक्शन कर रही है, जो कनेक्ट करने का काम कर रही है, वो 64 बिट्स का है भाई। मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि कितने बिट्स एक माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है, मतलब क्या? सपोज ये माइक्रोप्रोसेसर है, ये सपोज मेमोरी है, अब मेमोरी के बीच में ये कनेक्शन है, ये बस है पूरी। ठीक है, अब ये जो बस है ये डेफिनेटली कुछ वायर से मिलकर बनी होगी। अब ये कितने वायर्स हैं? यही एक्चुअली 64 है, मतलब 64 बिट्स एक बारी में ट्रांसफर हो जाएगा, 8 बिट्स एक बारी में ट्रांसफर हो जाएगा, 16 बिट्स एक बारी में ट्रांसफर हो जाएगा, जो ये माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका वर्ड साइज कि कितना एक्चुअली में वो डेटा प्रोसेस कर सकता है, डेटा एक बार में कितना ट्रांसफर हो सकता है फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, मेमोरी साइज की अगर बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ द रैम वेरीज। इनिशियली रैम वाज वेरी स्मॉल 4 MB ड्यू टू 4 या
8 बिट्स वर्ड, ठीक है। बट इसके बाद अगर मैं बात करूं, सो एज word size increased to 64 bits, it has become feasible to use RAM of size up to 16 exabytes, ठीक है, EB। अब एक्चुअली में ये जो साइज है, ये RAM की जो साइज है, ये डिपेंड करता है एड्रेस बस पे। तो सपोज ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये आपका मेन मेमोरी है, मतलब RAM ही समझ लो, मेन मेमोरी मतलब RAM ही समझ लो, हाँ, ये मतलब रैम ही समझ लो। अब रैम, माइक्रो प्रोसेसर रैम से डेटा मतलब एड्रेस दे रही है कि इस एड्रेस से मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो अब कितना एड्रेस ये ले सकता है, मतलब कितने एड्रेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं इस बस पे। तो ये बस जितनी ज्यादा होगी, तो जैसे सपोज आपकी 4 या 8 बिट्स थी इनिशियली, अब 64 बिट्स है, तो 64 बिट्स अगर ये है, मतलब कि हम इतने वर्ड्स को एड्रेस कर सकते हैं। अब इतने वर्ड्स को एड्रेस कर सकते हैं तो भाई इतनी ही पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। तो 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 आपकी क्या हो जाएगी, रैम की साइज पॉसिबल है। मतलब मैक्सिमम कितनी साइज पॉसिबल है, 2 की पावर 64 साइज पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन कि 2 की पावर 64 साइज पॉसिबल है। 2 की पावर 60 कितना होता है, एक्साबाइट्स होता है। तो मैक्सिमम जो डेटा अवेलेबल है वो एक्साबाइट्स में अवेलेबल हो गया। मतलब मैक्सिमम जो रैम आप यूज कर सकते हो वो एक्साबाइट्स में यूज कर सकते हो, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना ही यूज करो, आप मिनिमम मतलब कम भी यूज कर सकते हो। सो मैक्सिमम जो एड्रेसिंग आप कर सकते हो, एड्रेस की बात कर रहे हो ना बेसिकली, तो एड्रेस आप ट्रांसफर जितना कर सकते हो, ठीक है। तो 64 बिट्स का एड्रेस अगर आप एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी कितनी है साइज की भाई, 2 की पावर 64 है ना, ठीक है। तो 2 की पावर 64 अगर पॉसिबिलिटी है साइज की, तो मैक्सिमम वो प्राइमरी मेमोरी की साइज का सकता है, एक्साबाइट्स में हो सकता है, राइट। तो इसीलिए कंसेप्ट आता है एक्सपैंडेबल का। वो एक्सपैंडेबल का कंसेप्ट क्या होता है, वो यही होता है, ठीक है, कि मैक्सिमम इतना एक्सपैंड कर सकते हो। आपने एक्सटर्नल स्टोरेज में देखा होगा मैक्सिमम कितना आप एक्सपैंड कर सकते हो, तो वो उसी के बेसिस पे होता है। मैक्सिमम इतना एक्सपेंड कर सकते हो, बट मिनिमम भी लगा सकते हो ना, उससे कम भी लगा सकते हो, राइट। चलिए, तो ये था आपका भाई मेमोरी साइज। मेमोरी साइज के बाद नेक्स्ट आता है भाई आपका क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड के बारे में पहले भी समझा रखा है ना, सीपीयू के समय। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं क्लॉक स्पीड क्या होता है। सो कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेस या सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनल क्लॉक होती है जो जनरेट करते हैं पल्सेस हर ड्यूरेशन में, ये समझा रखा है प्रॉपर्ली, ठीक है। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकंड बाय द क्लॉक इनसाइड अ computer. The clock speed indicates the speed at which the computer can execute instructions. Earlier it was measured in hertz and kilohertz, but with advancement in technology and chip density, it is now measured in gigahertz, that is billions of pulses per second. ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है जब हमने CPU पढ़ा है कि क्या होता है कि CPU में कंपोनेंट होता है CPU क्लॉक। अब CPU क्लॉक कनेक्टेड होता है हर डिवाइस से, और वो क्या करता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, पल्सेस सेंड करता है, ये चेक करने के लिए कि वो सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं, ठीक है। अब जो भी जितने भी पल्सेस वो 1 सेकंड में सेंड कर सकता है क्लॉक, 1 सेकंड में जितने पल्सेस सेंड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या, क्लॉक स्पीड, है ना। अब वो ये भी प्रेजेंट करता है क्लॉक स्पीड की कितना तेज आपको प्रोसेसर, मतलब कितने इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट कर सकता है 1 सेकंड में। जितनी क्लॉक स्पीड होगी उतना ही इंस्ट्रक्शंस वो, मतलब डायरेक्टली नहीं है, सेम नहीं है, पर प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा क्लॉक स्पीड होती है उतना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। अब इसी के लिए पहले ये होता था भाई, पहले जो है आपकी जो स्पीड थी वो हर्ट्ज में थी, किलो हर्ट्ज में थी। अगर अभी बात करूं तो भाई गीगा हर्ट्ज में है। गीगा हर्ट्ज मतलब 2 की पावर 30, गीगा मतलब जीबी मतलब 2 की पावर 30, ठीक है। तो 2 की पावर 30 टाइप, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कितना बड़ा नंबर है। तो गीगा हर्ट्ज में पहुंच गई भाई फिलहाल स्पीड, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि क्या है, ठीक है। इसीलिए क्लॉक स्पीड बहुत मैटर करती है, और विद एडवांसमेंट हमने बहुत चीज अचीव कर ली। स्पीड अपने गीगाहर्ट्ज में पहुंच गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक स्पीड के बाद नेक्स्ट आता है भाई कोर्स के बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि कोर क्या है। कोर इज अ बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट ऑफ द सीपीयू। अर्लियर प्रोसेसर्स हैड 1 कंप्यूटेशनल यूनिट, ठीक है। सो बेसिक कंपोनेंट जो थी, कंप्यूटेशन कंपोनेंट जो होता है वो कोर होता है, ठीक है। सीपीयू का पहले एक ही होता था, मतलब एएलयू एक ही होता था, सीयू एक ही मतलब होता था सिस्टम, ठीक है। दे बाय कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली 1 टास्क एट अ टाइम, तो वो एक बारी में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता था। With the advancement of multi-core processor, it has become possible for the computer to execute multiple tasks. अब वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज ऑफ मल्टी कोर्स। अब डुअल कोर आ रहा है, आपका क्वाड कोर आ रहा है, हेक्स कोर आ रहा है, ऑक्टा कोर आ रहे हैं प्रोसेसर्स, तो वो सब यही है, ठीक है। इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क देयर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। अब एक बात बताइए, एक ही बारी में मल्टीपल काम कर पाएगा कोई?
एक डिवाइस तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना। ऑल्दो उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। सपोज मैं मैनेजर हूँ, मैं बहुत सारा काम ले पा रहा हूँ, मेरे अंदर जितने भी लोग हों क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करा रहा हूँ, हायर करते जा रहा हूँ, करवाता जा रहा हूँ काम, ठीक है, बट मैनेजर मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे वाहवाही मिलेगी, यार देखो कितना सारा काम कर पा रहा है। तो इसीलिए सीपीयू को वाहवाही मिलती है, देखो कितना सारे काम कर पा रहा है। पर एक्चुअली उसके अंदर कोर्स है, बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट है अलग अलग जो काम करती हैं। तो जैसे जैसे आपके काम मतलब ऐसे काम आप डिवाइड करते चलते हो तो ज़्यादा काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। सीपीयू विद 2, 4 एंड 8 कोर्स इज कॉल्ड डुअल कोर्स। 2 को हम डुअल कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, 8 को ऑक्टा को प्रोसेसर्स कहते हैं रेस्पेक्टिवली, जो अभी भी हम टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। आपने जब पीसीस खरीदने जाते हो तो देखते हो ना कि स्पेसिफिकेशंस में प्रोसेसर क्या है ना, कोर्स कितने हैं, तो स्पेसिफिकेशन की तो बात कर रहे हैं यार अभी हम फिलहाल, ठीक है, प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की तो बात कर रहे हैं, तो कितने कोर्सेस के अंदर यही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये था आपके स्पेसिफिकेशंस 4 कोर्स तक। तो कोर्स, क्लॉक स्पीड, वर्ड साइज और मेमोरी साइज, ठीक है। आई होप ये समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई आपके जनरेशन, जो आपके एक्चुअली आपके बुक में दे रखे हैं, उन जनरेशन को डिस्कस करते हैं। इन जनरेशन के बारे में हमने वैसे भी देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली 5 जनरेशन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 71 से 73 तक है, सेकंड जनरेशन 74 से 78 तक है, थर्ड जनरेशन 79 से 80 तक है, फोर्थ जनरेशन 81 से 95 तक है, फिफ्थ जनरेशन 95 से टिल नाउ है। ये माइक्रो प्रोसेसर्स की जनरेशन है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे चेंज हुए। तो 71 से 73 की बात करूं तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को फिट कर पाए थे, बट बहुत सारे नहीं, गिनती में आपको बताइए 71 से लेके 73 में कितने थे, ठीक है। फिर ये भी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इससे ज्यादा बट लार्ज स्केल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गया वीएलएसआई, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा चेंज आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर वेरी लार्ज स्केल, फिर से नेक्स्ट में भी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम बहुत बार अल्ट्रा लार्ज स्केल भी कहते हैं, यूएलएसआई भी कहते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बढ़ता चला गया। इसका क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इसका इंटीग्रेशन का? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या मतलब है? सिंपल सी बात, एक चिप है, आप इसमें जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को फिट कर दोगे उतना ज्यादा इंटीग्रेशन कर दिया आपने। आप सपोज एक ट्रांजिस्टर, ये एक चिप है, इसमें 1000 ट्रांजिस्टर फिट कर पाए तो हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। 2000 करा, फिर से लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया। 10,000 किया, फिर से लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। पर जैसे आप 1 लाख पे पहुंच गए, हमने कहा भाई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर 1 लाख किया, 2 लाख किया, 3 लाख किया, फिर आप मिलियंस में पहुंच गए तो कहा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर अब तो आप बिलियंस में पहुंच गए। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है। वर्ड साइज की बात करूं तो भाई फर्स्ट जनरेशन में जो वर्ड साइज था वो 4 या 8 बिट के आसपास था, सेकंड में 8 बिट था, फिर थर्ड में 16 बिट था, फिर 32 बिट, और अभी फिलहाल हम 64 बिट का यूज करते हैं, राइट। मैक्सिमम मेमोरी साइज की बात करूं तो ये आपकी 1 KB थी, 1 MB थी, 16 MB थी, 4 GB थी, फिलहाल 64 GB हो चुकी है। फिफ्थ जनरेशन में मैक्सिमम साइज जो है मेमोरी साइज क्या है, 64 GB है। सॉरी, क्लॉक स्पीड की बात करूं सो किलोहर्ट्ज में थी भाई, 108 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज। आई होप यहां से अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी टर्म्स का कि क्या मतलब है, राइट। हर्ट्ज वगैरह, किलोहर्ट्ज वगैरह सब समझा चुका हूं मैं डिटेल में, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, है ना। MB, KB, GB क्या है सब समझा चुका हूं डिटेल में, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा वर्ड साइज वगैरह सब, ठीक है। क्लॉक स्पीड फिलहाल क्या है, 108 से लेकर 200 किलोहर्ट्ज है, फिर अप टू 2 मेगाहर्ट्ज पहुंच गई, फिर 4 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज पहुंच गई, फिर अप टू 133 मेगाहर्ट्ज पहुंच गई, फिर 533 से 34 गीगाहर्ट्ज पहुंच गई स्पीड। 34 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड हम अटेन कर सकते हैं, अभी हमें इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड पहुंच गई। इसके बाद कोर्स की बात करूं तो सिंगल कोर, सिंगल कोर, सिंगल कोर, सिंगल कोर, 4 जनरेशन तक सिंगल कोर से यूज हुए। फिर इसके बाद कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया मल्टी कोर का, ठीक है। तो फिर मल्टी कोर प्रोसेसर्स आने लग गए। एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो इंटेल 8080 सबसे पहले का एग्जांपल है। फिर मोटोरोला 6800, इंटेल 8085, ये किसके एग्जांपल है, सेकंड के हैं। फिर 8086 थर्ड के हैं। फिर 80386 या मोटोरोला 68030 आपके फोर्थ के हैं। पेंटियम, सेलेरॉन, ज़ेऑन ये किसके हैं, ये फिफ्थ के हैं, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं, ठीक है। एंड यू शुड नो देम, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में है, सो यू शुड नो देम कि क्या है, ठीक है। तो ये थे यार आपके पूरे जनरेशंस, 5 जनरेशंस हमने देखी, ठीक है। आई होप ये समझ में आएंगे कि किस तरीके के ये हैं, ठीक है, जनरेशंस।
चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई आपके जनरेशंस के बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। अब इन माइक्रो प्रोसेसर के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम नॉर्मल वाला जो तरीके थे उससे इन माइक्रो प्रोसेसर पे एडवांटेजेस क्या क्या है। देखो लो कॉस्ट, सबसे पहला भाई लो कॉस्ट। ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर्स आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। फिलहाल जो, क्योंकि अब इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा लग गया तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा गिर गई। और आप देख रहे होगे कि अब जो पीसीज या लैपटॉप्स हैं उनकी कम होते जा रहे हैं, रेट्स सस्ते में मिलते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज अब इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। प्रोसेसर मैक्सिमम कॉस्ट, मतलब अगर प्रोसेसर हटा दो ना तो किलो का भाव बिके वो जो मशीन है, ठीक है, रैम वगैरह सब हटा दो तो बहुत बेसिक या बहुत मेन जो कंपोनेंट होता है वो प्रोसेसर होता है। इंडिविजुअली सर्च करना कि भाई प्रोसेसर्स के रेट क्या होते हैं। इंडिविजुअली सपोज आपका फिलहाल आपके पास पीसी या लैपटॉप हो जो i7 जनरेशन का हो, है ना, इंटेल कोर i7 हो, 10th जेन हो सपोज, तो या 11th जेन हो, वट जनरेशन आपको यूज कर रहे हो, उसके प्राइस चेक करना कि उसके प्राइस क्या है और फिर कंपेयर करना आपने उसको कितने में खरीदा है, पूरा लैपटॉप या पीसी कितने में खरीदा है, और वो जो प्रोसेसर है वो क्या कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैक्सिमम जो पैसा लिया जा रहा है आपसे वो बस प्रोसेसर का ही लिया जा रहा है। ठीक है, उसको एक बार चेक करिए। ठीक है, सो ये अगर प्रोसेसर के रेट कम हो जाए तो भाई आपका पूरा सिस्टम ही कम रेट का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाई स्पीड। ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन इट द माइक्रो प्रोसेसर्स कैन वर्क एट वेरी हाई स्पीड। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई माइक्रो सेकंड्स में चेंज कर देते हैं तो भाई स्पीड तो तेज हो जाएगी। इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक ही सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। मिलियंस नहीं, अब तो भाई बिलियंस में पहुंच चुके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, स्मॉल साइज, छोटा हो गया भाई, पोर्टेबल होते जा रहा है। ठीक है, छोटे से छोटा साइज होता जा रहा है। ठीक है, सो अ माइक्रो प्रोसेसर इज फैब्रिकेटेड इन अ वेरी लेस फुटप्रिंट ड्यू टू वेरी लार्ज स्केल एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिड्यूस्ड। अब इतना छोटा हो गया कि भाई आप हाथ में लेके घूमते हो, जेब में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भाई बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो स्मॉल साइज हो गया, नेक्स्ट एडवांटेज। फिर वर्सेटाइल, द सेम चिप्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल एप्लीकेशंस, देयरफॉर माइक्रो प्रोसेसर्स आर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब भाई बहुत सारे काम कर पाना, तो वही सेम माइक्रो चिप्स जो है बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज पे फिक्स नहीं है कि मैं तो यही करूंगा भाई और कुछ नहीं, बहुत सारे काम कर पा रहे हैं, तो वर्सेटाइल भी है भाई माइक्रो प्रोसेसर्स। इससे पहले नहीं थे, पहले आपने एक काम पकड़ा दिया, बस यही करूंगा मैं, कैरी का काम करूंगा बस, आगे कुछ नहीं। तो अब ऐसा नहीं, ठीक है, वर्सेटाइल। इसके बाद और क्या है एडवांटेजेस? लो पावर कंजम्पशन, भाई पावर बहुत कम कंज्यूम करते हैं। भाई इससे पहले के जो बल्कि थे ना, बल्कि तो थे ही, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, क्या कहें। पर अब जो आ गए हैं वो बहुत लो पावर कंजम्पशन वाले आ गए। माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच कंज्यूम्स लेस पावर, बहुत कम पावर यूज करते हैं। हीट भी बहुत कम जनरेट करते हैं। पहले भाई बहुत हीट जनरेट होता था तो आपको एक एक्स्ट्रा कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती थी, और अभी फिलहाल भी एक्चुअली बहुत हीट जनरेट करते हैं बट कंपैरेटिवली कम करते हैं। इसीलिए आपने लैपटॉप्स में देखा होगा कि जस्ट प्रोसेसर के ऊपर एक फैन फिट होता है। आपने बाकी जगह यूज देखा होगा कि पीसीज वगैरह में देखा होगा कि थोड़ा सा साइड में एक फैन फिट होता है। और अगर आप फोन्स में देखो तो कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्योंकि वो बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं। कौन? माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसीलिए जो कूलिंग टेक्नोलॉजी, या फिर जब आपका फोन गर्म हो जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि फोन गर्म हो जाता है, या आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो लैपटॉप है या जो पीसी है वो बहुत तेज गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है गर्म? इसकी वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। बहुत हीट जनरेट करता है बट पहले के कंपैरिजन में बहुत कम करता है। और पूरे आपके डिवाइस में, मतलब पूरे कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर ही है जो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है। ठीक है, बट अगर आप इसको कंपेयर करो पुराने सेंस से, मतलब पुराने जो पहले यूज करते थे उसके कंपैरिजन में बहुत कम हीट जनरेट करता है। सो लेस हीट जनरेशन, सो माइक्रो प्रोसेसर यूजेस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच विल नॉट एमिट मच हीट एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। तो वैक्यूम ट्यूब जितनी हीट जनरेट करते थे उसके कंपैरिजन में बहुत कम हीट जनरेट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, रिलायबल है। सिंस माइक्रो प्रोसेसर्स यूज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी देयरफॉर द फेलियर रेट इज वेरी लेस, हेंस इट इज वेरी रिलायबल। तो भाई पहले जो माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते थे वो क्या करते थे? वो वैक्यूम ट्यूब से बेस्ड थे। ठीक है, जिसकी वजह से कभी भी उनका फेलियर हो सकता था। ठीक है, बट अब जो है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है तो इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फेलियर रेट बहुत कम हो गई। ठीक है, तो दे आर मोर रिलायबल नाउ। पोर्टेबल हो गए, छोटे तो जा रहे तो पोर्टेबल है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लो पावर कंजम्पशन माइक्रो प्रोसेसर आर पोर्टेबल। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल साइज, दूसरा लो पावर कंजम्पशन। अब आप बैटरीज फिट कर सकते हो ना इसमें, जो अलग अलग पावर कंज्यूम कर सकते हो, उनको पावर मिल सकती है अलग अलग बैटरी से। अब जो मैक्सिमम साइज रह गया ना वो बैटरी की वजह से रह गया, बैटरी ना हो तो और पतला कर दे आप फोन को। ठीक है, तो पोर्टेबल होते जा रहे हैं
आप इजीली इधर उधर कैरी कर सकते हो डिवाइसेस को। जब आप हाथ में लेके घूम रहे हो, जेब में लेके घूम रहे हो, तो पोर्टेबल तो है ही ना, राइट। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर्स के बहुत एडवांटेज हैं, ठीक है। आई होप ये एडवांटेजेस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई एडवांटेजेस। इसके बाद क्या है नेक्स्ट है ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स आर नॉट सीपीयू, ठीक है। तो भाई या फिर इसमें क्वेश्चन लगा लो कि क्या सारे माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू होते हैं? तो नहीं यार, सारे माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं होते हैं। क्यों? देखो यार, ठीक है। सो द सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर। बहुत सही बात है कि सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है, बिल्कुल होता है। सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? द माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। बिल्कुल सही है भाई। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट है। बहुत सही है। बट however not all microprocessor CPU, बट हर माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू कह दो आप, ये गलत है। हर माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू नहीं होता, गलत है, ठीक है। तो क्या होता है? तो भाई यार सिर्फ सीपीयू नहीं होता जो प्रोसेस कर रहा है, बहुत यूनिट्स हैं अलग अलग। जैसे कि देयर आर एनपीयूज, नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, देयर आर जीपीयूज, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, they are APUs, audio processing units, that remove network, graphics और audio processing from the CPU। तो CPU इन सब की प्रोसेसिंग, स्पेशल प्रोसेसिंग नहीं करता। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग आपका CPU नहीं कर रहा होता। CPU बेसिक प्रोसेसिंग के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है, बेसिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। तो बेसिक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म वही करेगा, आपके ग्राफिक्स परफॉर्म नहीं करेगा, ऑडियो प्रोसेसिंग नहीं करेगा, आपके नेटवर्क प्रोसेसिंग नहीं करेगा। इसके लिए अलग से एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या हवा में बन जाएंगे? नहीं ना, सीपीयू नहीं है ना, सीपीयू नहीं है, तीनों सीपीयूज नहीं है, पर प्रोसेसिंग यूनिट्स है, हवा में नहीं बनेंगे। किससे बनेंगे? माइक्रो प्रोसेसर से बनेंगे। तो इसीलिए हर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर्स जो है एनपीयूज भी होते हैं, जीपीयूज भी होते हैं, एपीयूज भी होते हैं, ठीक है। सो द एंड रिजल्ट इज अ फास्टर सीपीयू परफॉर्मेंस। तो एक्चुअली जब आप इन सब चीजों को, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की मदद से ही आप अलग अलग डिवाइसेस और बना लेते हो, अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेते हो। जैसे कि एनपीयू बना लिया आपने, जीपीयू बना लिया आपने, एपीयू बना लिया आपने, इनको मर्ज करके सीपीयू के साथ मिला दिया, तो ओवरऑल क्या हुआ? सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। कैसे? सीपीयू के पास अब काम बच गया एक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का। इसके बाद अगर स्पेशल आप कुछ इसको ग्राफिकल प्रोसेसिंग दे दो, स्पेशल कुछ नेटवर्क प्रोसेसिंग दे दो, स्पेशल कुछ ऑडियो प्रोसेसिंग दे दो, तो ये इन लोगों को ट्रांसफर कर देता है। फिर ये प्रोसेसिंग करते हैं और आगे देते हैं आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ द सीपीयू इज नॉट, ये कंसेप्ट एक ये दिक्कत आ जाती है, ये सोच में पड़ जाते हैं कि सर अभी तक तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, सीपीयू में ही सब कुछ लगा रहे थे, अब अगर हमने अलग अलग कनेक्ट कर लिया एनपीयू, जीपीयू और एपीयू को, क्या स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी? तो नहीं भाई, स्पीड स्लो डाउन नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। आपने क्या किया? स्पेशल काम के लिए अलग अलग लोग असाइन कर दिए, ठीक है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग असाइन कर दिए, तो अब जो मेन हेड है वो तो खाली हो गया ना, तो अब वो ज्यादा काम कर पा रहा है, तो सीपीयू ज्यादा काम कर पा रहा है, और उसने स्पेशल काम करने के लिए एनपीयू, जीपीयू और एपीयू दे दी, ठीक है। तो द सीपीयू इज नॉट स्लोड डाउन बाय ऑपरेशंस दैट कैन बी डन बाय आउटसाइड माइक्रोप्रोसेसर्स। सो सीपीयू से स्लो डाउन नहीं होगा जब सीपीयू के बाहर के माइक्रोप्रोसेसर्स कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये भी तो माइक्रोप्रोसेसर्स ही हैं, एनपीयूज, जीपीयूज और एपीयूज सीपीयू से बाहर हैं। तो जब ये काम कर रहे हैं तो सीपीयू स्लो डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड सिंस वी ऑल आर वर्किंग इन कंजंक्शन, द रिजल्ट आर डिस्प्लेड फास्टर, मोर रोबस्टली एंड विद लेस ब्रेकअप और डाउन टाइम। तो इसीलिए क्योंकि सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक चीज अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग? एक फास्टर, बहुत जल्दी, रोबस्ट और लेस ब्रेकअप और डाउन टाइम आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं आपको। तो ये मत बिल्कुल भी सोचेगा कि इससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती, इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होती है। किससे? जब आप इंडिविजुअली अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर लगा दो अलग अलग काम के लिए, ठीक है। क्योंकि वर्कलोड डिवाइड हो गया सीपीयू का। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि सारे माइक्रो प्रोसेसर्स आपके सीपीयूज नहीं होते। जीपीयूज, एनपीयूज, एपीयूज भी माइक्रो प्रोसेसर टिक पे ही बेस्ड हैं। ये अलग काम करते हैं, सीपीयू से हट के अलग काम करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा भाई हमारे पास? नेक्स्ट बचा माइक्रो कंट्रोलर का लास्ट डिस्कशन कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। अब हमने जैसे अभी भी देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है भाई? माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी सेमीकंडक्टर टेक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फिट हैं, ठीक है। एक ही आपकी प्लेट है, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें बहुत सारे क्या है? ट्रांजिस्टर्स फिट है, वो बहुत सी प्रोसेसिंग कर पा रहा है, बहुत सही। इसमें अलग से कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है या कुछ मेमोरी वगैरह है? नहीं ना,
तो इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता है, कुछ हैवी प्रोसेसिंग करनी हो ना तो भी आप इसको यूज करते हो। बट अगर आपको एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें आपका मेमोरी भी हो, इनपुट आउटपुट वगैरह सब कुछ हो, तो आपका कंसेप्ट आ जाता है भाई माइक्रो कंट्रोलर्स का। ठीक है, रीड करते हैं क्या है, देखिए समझेंगे। सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर, देखो माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, म्यू सी माइक्रो कंट्रोलर, म्यू पी मतलब माइक्रो प्रोसेसर। सो बेसिकली अ माइक्रो कंट्रोलर म्यू सी कंटेन्स नॉट ओनली प्रोसेसिंग यूनिट बट स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी जैसे कि रोम, रैम एक्सेट्रा, फ्यू आउटपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स फॉर पेरिफेरल्स, टाइमर एक्सेट्रा। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या हो गया भाई, बल्क हो गया, बल्क। सिर्फ प्रोसेसर नहीं है उसके अंदर, क्या क्या है, सिर्फ प्रोसेसर नहीं है, उसके अंदर मेमोरीज भी है छोटी छोटी जैसे कि रोम, रैम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी हैं, स्टोरेज पोर्ट भी है, सब कुछ है। तो वो आपका क्या है भाई, वो आपका माइक्रो कंट्रोलर है। थिंक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एज अ मिनी कंप्यूटर बिकॉज इसके अंदर सब कुछ है। छोटा सा कंप्यूटर है, छोटा सा प्रोसेस कर सकता है, बहुत स्मॉल स्केल पे प्रोसेस आपको करना है, छोटी सी चीज करनी है तो मिनी कंप्यूटर यूज करेंगे, हेवी ड्यूटी कुछ चीज करनी है तो मिनी कंप्यूटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट अ माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स ओनली प्रोसेसिंग यूनिट विच इज क्वाइट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, बट माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करूं तो इसमें सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग कर सकती है। तो हैवी ड्यूटी कंप्यूटिंग अगर आपको करनी है, प्रोसेसिंग करानी है तो क्या चाहिए, तो माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। पर अगर आप ऐसा माइक्रो प्रोसेसर सर्च कर रहे हो, मतलब सॉरी ऐसे सिस्टम सर्च कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी प्रोसेसिंग आपको नहीं करानी है पर उसमें थोड़ी बहुत मेमोरी भी हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी हो, टाइमर भी हो, बहुत सी चीजें हो, तो आप क्या करोगे, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करोगे क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, टू मेक यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स वी नीड एक्स्ट्रा हार्डवेयर चिप्स सच एज मेमोरी, रैम अलग से चाहिए होती है, पेरिफेरल बोर्ड्स अलग से चाहिए होते हैं, सिस्टम बस अलग से चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इट मीन्स दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट यूज स्टैंड अलोन, तो इसीलिए हम माइक्रो प्रोसेसर को अलग से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर के एग्जांपल दूं तो आर्म कॉर्टेक्स एम सीरीज जो है, आर्म कॉर्टेक्स की जो एम सीरीज है वो आपका इंटेल 8051 बनाता है। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे कि इंटेल कॉर्टेक्स एम सीरीज की बात करूं तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल है और इंटेल 8051 आपका माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल है। पता नहीं क्या बोल दिया था मैंने अभी। ठीक है, तो 8051 इंटेल माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल है, आर्म कॉर्टेक्स एम सीरीज आपका माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल है। उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं सो आर्म कॉर्टेक्स ए सीरीज आपका माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है, इंटेल पेंटियम सीरीज जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक ही साथ सब कुछ आपने मर्ज करके एक सिस्टम बना दिया तो माइक्रो कंट्रोलर बन गया, सिर्फ एक काम के लिए एक चीज है तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो वॉशिंग मशीन का, एक वॉशिंग मशीन है ना, वो ऐसे छोटा सा एक काम करना है क्या कि उसको जो है एक रेगुलर साइकिल मेंटेन करना है। एक यूजर ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसको एक रेगुलर साइकिल मेंटेन करना है। ठीक है, उसमें उसको मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी, इनपुट की भी जरूरत पड़ गई, ठीक है, आउटपुट की भी जरूरत पड़ गई। एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो क्या मैं उसको माइक्रो प्रोसेसर कहूंगा? नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी प्रोसेसिंग मुझे नहीं करवानी है, एक सिस्टम छोटा सा करवाना है काम। तो मैंने क्या किया, उसको मेमोरी प्रोवाइड कर दी, इनबिल्ट मेमोरी प्रोवाइड कर दी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स प्रोवाइड कर दिए, टाइमर प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया एक छोटे से प्रोसेसिंग यूनिट को। तो प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बट बाकी के सामान उसमें मर्ज होना चाहिए। तो वो किसका एग्जांपल है भाई, वो आपका माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल है। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में जो सिस्टम यूज होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? बस यही है भाई आपका माइक्रो कंट्रोलर। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होंगी। और गाइस ये था आपका सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को डिटेल में कवर कर लिया, उनकी स्पेसिफिकेशंस कवर कर ली, ठीक है, इवोल्यूशन कवर कर लिया, जनरेशंस कवर कर ली, कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले जब चीजें जो थी उनमें क्या प्रॉब्लम थी और क्यों हमें माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ी। फिर माइक्रो प्रोसेसर के अलावा माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, फिर हर माइक्रो प्रोसेसर CPU नहीं होता। वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने वो चीजें कवर कर ली जो आपके सिलेबस में है। पर ये जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की कहानी है वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। पर अभी जितना आपके सिलेबस में वो हमने कवर कर लिया। आई होप वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत मैंने एडवांस कंसेप्ट भी टच किए थोड़े, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, पर आई होप वो चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई होप दैट। तो यार इस वीडियो को करते हैं रैप अप। यहाँ हमने पूरा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कवर कर लिया। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंच बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।